हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में। ये हमारी 8th वीडियो है हमारी एनवायरमेंट और इकोलॉजी जो सीरीज हम चला रहे हैं। सबसे पहले पोल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एज द एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कोई भी हार्मफुल मटेरियल का एडिशन हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो मिट्टी में हो, सॉइल में हो, या फिर वो हमारी एयर में हो, या उसके अलावा इवन नॉइस में अगर आप ये सोचो कि अगर हमें अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, तो वो एक पोल्यूशन है एक प्रकार का। कैन बी इन गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। तो पोल्यूशन जो होता है या तो वो गैसेस का एडिशन हो या फिर किसी लिक्विड का एडिशन हो, जैसे सीवर और एक गंदा जो पानी होता है, कीचड़ होती है, या फिर कोई भी सॉलिड हो, तो ये पोल्यूशन होता है। टाइप्स ऑफ उसकी पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एयर, वाटर, नॉइस, सॉइल और रेडियो एक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है एयर, वाटर और आप सॉइल पोल्यूशन, जिन पे हमें खास ध्यान देना है। उसके बाद सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। तो एयर पोल्यूशन रेफर्स टू एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द एयर। ऑब्वियसली एयर में कुछ भी हार्मफुल आप ऐड कर दो। क्या होती है? मोस्टली गैसेज होती हैं एयर में, या फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनके कई तरीके के रीजन होते हैं ऐड होने के, जिसका एक प्रकार स्मॉग भी होता है, वो हम देखेंगे क्या होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, ईच ईयर एयर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर 7 मिलियन डेथ। 7 मिलियन मतलब 70 लाख लोगों की डेथ का कारण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनता है। बहुत तरीके के बीमारियां हो जाती हैं, लंग्स से रिलेटेड, या फिर आपकी जो नेक में जो हमारी होती है नाक से रिलेटेड, और दूसरी बीमारियों का इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन कारण बन जाता है। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल। अब नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, वाइल्ड फायर्स वगैरह हो गए। वाइल्ड फायर्स भी कई बार अपने आप लग जाती हैं, और कोई इवेंट हो गया, क्लाइमेटिक इवेंट। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं, जो हमारी वजह से हो रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। तो एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज हमें पता ही है, हमारे जो हम रोज गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटर वगैरह चलाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग बहुत बड़ा एक सोर्स बनता जा रहा है। थर्मल पावर से जो प्रोडक्शन होता है, कोल बेस्ड जो हम बिजली बनाते हैं, उसमें हम कोयले को जलाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। स्टूबल बर्निंग, जैसे पराली जिसे हम कहते हैं, जब क्रॉप्स वगैरह होते हैं, नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, गेहूं वगैरह का जो पराली बचती है उसे हम जला देते हैं फार्मर्स, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। फायरवुड बर्निंग, फायरवुड हम यूज़ करते हैं कई बार सर्दियों में अलाव की तरह, या फिर कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन सोर्सेज घर के अंदर भी हो सकते हैं, कैरोसिन, वुड, कोल। तो मोस्टली तो यही होता है जहाँ पे आपका स्टोव या गैस नहीं होती है, LPG वगैरह नहीं होती है, वहाँ पे लोग कैरोसिन, वुड वगैरह जला के अभी भी बनाते हैं खाना। हालांकि काफ़ी कम हो गया है ये। टबैको बर्निंग मतलब सिगरेट्स वगैरह जो होती हैं। ऐश एंड स्मोक एंटरिंग फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज, आपके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, या फिर आपके आसपास एकदम रोड है जहाँ से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आ रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो उस वजह से भी होता है। और ये केमिकल्स से भी पोल्यूशन होता है, जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो निकलते हैं वॉल पेंट्स वगैरह से। कई बार आप देखोगे कि किसी घर में नई नई पेंटिंग हुई है तो ऐसी स्मेल इस टाइप की आती है, आपकी मतलब आपको कोल्ड वगैरह हो जाता है, या फिर आप कई बार सफाई करते हो घर की, उससे कोल्ड हो जाता है। वार्निशेस, जो डोर पे जो वार्निशेस होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज एन इंपॉर्टेंट फिनोमिनन कॉज्ड बाय नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक एयर पोल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सबको पता ही है। इट रेफर्स टू राइजिंग एयर एंड ओशन टेम्परेचर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है, मेजरली कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जिसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल हमारा CO2 होता है। उसके अलावा हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ये सब होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट एनर्जी इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ग्रीन हाउस गैसेज अगर एक लेवल में रहे तो उसकी वजह से अर्थ क्या है कि अर्थ पे एक हीट का एक टेम्परेचर बना रहता है, जिसने कि अर्थ में जो लाइफ को, हमारी जो लाइफ होती है उसको सपोर्ट करता है। लेकिन अगर एक लेवल से ज़्यादा हो जाए तो वो ग्लोबल वार्मिंग अब होती जा रही है। मेजर एयर पोल्यूटेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, हमें मेजर जो भी एयर पोल्यूटेंट्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि भाई जो गैस है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज से ज़्यादा उसके क्या सोर्सेज है, वो कहाँ से वो निकलती है, उसके क्या अफेक्ट्स हैं। दैट्स इट। तो आप ये कर लोगे तो आपका काम एयर पोल्यूशन का तो हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है, ना आप उसे देख सकते हो, ना उसकी कोई स्मेल होती है, टेस्टलेस, टॉक्सिक होती है बहुत ज़्यादा।
डायरेक्टली फ्रॉम व्हीकल्स इसका सोर्स है। इंडोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय बॉयलर, फायर प्लेसेस, अवंस, कुकर हेड्स, ये सब इन सब चीज़ों से जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो निकलती है। अदर सोर्सेज आर पावर प्लांट्स, बायोमास बर्निंग। कोई भी आप देख लो, कोई भी जहाँ पे आपका कोयला जल रहा है या कुछ भी फ्यूल वगैरह को आप जला रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो अ कलरलेस गैस। मेन सोर्सेज आर मोटर व्हीकल्स एंड थर्मल पावर प्लांट। सो नाइट्रिक ऑक्साइड का भी वही है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मोस्टली व्हीकल्स है और नाइट्रिक ऑक्साइड का भी वही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन गैस, ये आपको याद रखना, रेडिश ब्राउन गैस होती है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मेजर सोर्सेज आर कंबशन प्रोसेसेस सच एज डीजल इंजन एंड कोल, ऑयल, गैस वगैरह। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इन सब के जो मोस्ट मेजर जो सोर्सेज हैं वो एक ही हैं अभी तक जो हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलेट मैटर जो होता है पर पीएम, पर्टिकुलेट मैटर रेफर्स टू इनहेलेबल पार्टिकल्स कंपोज ऑफ सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, सूट वगैरह जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो हवा में होते ही हैं पर्टिकुलेट मैटर, उनको हम कहते हैं। और ये आप कह सकते हो कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। कैन बी डिफरेंट साइज एंड जनरली डिफाइंड बाय देयर एरोडायनेमिक डायमीटर। तो PM 2.5 और PM 10 जो कि मोस्ट कॉमन ये पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, ठीक है। सोर्सेस कंसिस्ट पॉलन, ठीक है, जब भी आपके पेड़ों के, अगर आप किसी बाग वगैरह के आसपास हो, जब फूलों का सीजन होता है वहां पे भी इनके सोर्सेज होते हैं। पॉलन इज इटसेल्फ अ पर्टिकुलेट मैटर के कैटेगरी में आता है। विंड ब्लोन डस्ट फ्रॉम इरोजन, एग्रीकल्चरल स्पेसेस, रोडवेज, माइनिंग ऑपरेशन, कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है वहां पे भी PM का लेवल हाई होगा। कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द लंग एंड एंटर ब्लड स्ट्रीम एंड कॉजिंग कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक वगैरह, तो रेस्पिरेटरी इंपैक्ट्स इनके होते हैं। फिर ओजोन इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड लेवल ओजोन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ स्मॉग, ठीक है, जो स्मॉग बनती है उसका मेजर कंपोनेंट होता है ग्राउंड लेवल ओजोन। आपको ये चीज याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि ओजोन स्मॉग का मेजर कंपोनेंट। इट्स फॉर्म बाय फोटोकेमिकल रिएक्शंस, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद पोल्यूटेंट सच एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो ये स्मॉग के बारे में बता रहे हैं कि स्मोक कैसे बनता है, ठीक है। Exposure to excessive ozone can cause problems breathing, trigger asthma, reduce lung function and lead to a lung disease। तो कैंसर वगैरह भी इनसे हो जाते हैं। फिर सल्फर डाइऑक्साइड अगेन कलरलेस, दैट इज रियली soluble in water, predominantly derived from the combustion of fossil fuels for domestic heating। तो combustion of fossil fuels और आपके vehicular emissions मोस्टली तो यही है जो सोर्सेज होते हैं। फिर lead is a major, lead compounds can be found in home in contaminated dust products such as paint, ceramics, pipes। तो lead के काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव यूजेस होते हैं, ठीक है, हमारे घर में। और बहुत सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं जैसे पेंट्स वगैरह होते हैं, प्लम्बिंग मटेरियल, सोल्डर्स, तो इनसे lead हमारा निकलता है। lead कैन ऑल्सो फाउंड इन एम्बियंट एयर, एग्जॉस्ट ऑफ फ्यूल विद lead। तो आपको पता ही होगा जो डीजल वगैरह होता है उसमें lead, अब तो अनलेडेड पेट्रोल वगैरह आने लगे, पर पहले बहुत ज़्यादा लेड उनमें प्रेजेंट होता था। तो पेट्रोल की कुछ क्वालिटी को एनहेंस करता था लेड, पेट्रोल या डीजल की, पर उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था लेड का। तो अब इसलिए अनलेडेड पेट्रोल या डीजल आने लगे, पर फिर भी कई सारे फ्यूल्स ऐसे हैं जिनमें लेड होता है। लेड पॉजेज हेल्थ रिस्क ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ऑफ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन। द हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन इम्पोज टू इंक्लूड बिहेवियर ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स, लोअर आएगी, तो ये आप देख सकते हो। फिर फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारा एक VOC है। Colorless gas with pungent smell, it is one of the most common volatile organic compound found indoors। Formaldehyde, ठीक है, is emitted from building materials, तो पेंट्स, प्लाईवुड, ग्लू वगैरह से निकलता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसलिए इसे VOC हम कहते हैं। और ये भी स्मोक का एक मेजर कंपोनेंट होता है, क्योंकि जब ओजोन VOC की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट से रिएक्ट करती है तब वो स्मॉग बनता है। ब्लैक कार्बन मेजर कंपोनेंट ऑफ PM 2.5, समटाइम्स रेफर टू सूट। मेन सोर्सेज आर फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो ब्लैक कार्बन बहुत छोटे छोटे ब्लैक करके पार्टिकल्स निकलते हैं। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन हमें पता ही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो स्टडी डिक्लाइन इन टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, ये पता होना चाहिए। स्ट्रेटोस्फीयर इज द ओजोन लेयर। स्प्रिंग टाइम डिक्रीज इन स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन एंड अराउंड अर्थ पोलर रीजन, वहाँ पे ये दिखता है। द फिनोमिनन इज नोन एज ओजोन होल। द मेन कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड ओजोन होल आर मैन्युफैक्चर्ड केमिकल सच एज
हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स, तो रेफ्रिजरेंट्स का बहुत बड़ा इसमें हाथ रहा है ये ओजोन के डिप्लीट होने में, रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। द ओजोन लेयर प्रिवेंट्स हार्मफुल वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट पासिंग थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। तो एक लेवल जो ओजोन लेयर जो होती है वो क्या करती है कि जो सन के साथ जो यूवी लाइट्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, उन्हें अर्थ तक पहुंचने से बचाती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है, अगर यूवी लाइट आ जाए तो बहुत सारे कैंसर्स और बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती है, बट ओजोन लेयर बचाती है। बट अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन ही हो जाएगा तो वो रेज अर्थ तक पहुंचने लगेंगी, और ह्यूमंस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है ये, ठीक है। तो ये 1980s और 90s में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। अब धीरे धीरे ओजोन लेयर जो है स्टेबलाइज हो रही है और कम भी हो रही है। दूसरी चीज स्मॉग, मोस्ट ऑफ द स्मॉग वी सी इज फोटोकेमिकल स्मॉग, ये याद रखना है। फोटोकेमिकल स्मॉग हम देखते हैं क्योंकि फोटोकेमिकल मतलब उसमें सनलाइट का रोल होता है। व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड एटलीस्ट वन वॉलेटाइल कंपाउंड, ठीक है, और इसमें आप ओजोन भी ऐड करोगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कम फ्रॉम कार एग्जॉस्ट, तो वही जो पोल्यूशन हमारे जो होते हैं सिटीज में भी होते हैं, रूरल में भी होते हैं। When sunlight reacts with these chemicals, they airborne particles and ground level. They form airborne particles and ground level ozone and or smog. तो ये बहुत ही important है, ठीक है। सनलाइट रिएक्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बनाती है ग्राउंड लेवल ओजोन एयरबोर्न पार्टिकल, जिसे हम स्मॉग कहते हैं, ठीक है। Mercury occurs naturally in the Earth's crust, but human activities such as mining and fossil fuel combustion have led to widespread global mercury pollution. तो मरकरी की वजह से एक पहले डिजीज भी होता, मिनामाटा डिसीज, जो कि जापान में हुआ था, ठीक है। फिशेज वगैरह में बहुत प्रोमिनेंट, और फिश खाने वाले लोगों को ये ज़्यादा हुआ था, और वहाँ पे तो सब फिश खाते ही हैं, ठीक है। ग्लोबली गोल्ड माइनिंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मरकरी। गोल्ड माइनिंग हो गई या कोई और मेटल माइनिंग, मेटल की जो माइनिंग ऑपरेशन हो गया उससे मरकरी निकलती है। फिर कैडमियम इज अ टॉक्सिक मेटल दैट पोजेस हेल्थ रिस्क फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल, नेचुरली अकरिंग इन द एनवायरनमेंट एज अ पोल्यूटेंट डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेज। एक्सपोजर टू कैडमियम प्राइमरी अकर थ्रू इंजेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, तो ये जो है वाटर में या फूड में मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है ही, अपने आप से वैसे कोई ये हार्मफुल नहीं होती, बट बहुत ज़्यादा जब मात्रा हो जाती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्रिएट कर देती है, जिससे हमारी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अगेन, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग में भी जो हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, उनके एमिशंस को हम कैटेगराइज करते हैं स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3, 1 2 3 जो इंडस्ट्रियल एमिशंस होते हैं, बट ये हमारे स्कोप से बाहर की चीज़ें हैं, ये तीनों तरीके के जो एमिशंस हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। कैडमियम को हमारा हैवी मेटल की कैटेगरी में भी आता है, ये एंटीमनी, कैडमियम वगैरह, आर्सेनिक वगैरह, इवन मरकरी हैवी मेटल्स में आते हैं ये। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं, कुछ पोल्यूशन के सोर्सेज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं ये इनके सोर्सेज वगैरह। फ्लाई ऐश, बर्निंग ऑफ कोल, सब्सटेंशियल अमाउंट्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये फ्लाई ऐश के सोर्स हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। फ्लाई जनरली कैप्चर्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स और अदर पार्टिकल्स बिफोर द फ्लू गैसेस एंड रीच द चिमनीज, तो कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे प्रेसिपिटेटर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं जिससे कि फ्लाई ऐश जो है वो कैप्चर हो जाए। फ्लाई ऐश के यूजेस भी हैं, अगर इसे सही से यूज़ करा जाए तो रिसाइकल करा जा सकता है, इसे रीयूज़ करा जा सकता है, बहुत सारे यूजेस होते हैं। कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन बाय मिक्सिंग विद सीमेंट, तो सीमेंट के साथ अगर हम फ्लाई ऐश को मिला देते हैं, एक तो कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि सीमेंट कम लगेगा, और जो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बरकरार रहती है, उतनी रहती है। कैन बी यूज इन मेकिंग ब्रिक्स, तो ये लाइट वेट ब्रिक्स बनाने में यूज हो जाता है। फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन फिलिंग वेस्टलैंड्स एंड एबंडेंट माइंस वगैरह में आप इसे फिल कर सकते हो, तो उसका भी एक यूज होता है। कैन बी यूज इन फॉर्म्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, तो ये हमें फ्लाई ऐश के कुछ यूजेस याद रखने हैं कि ये पोल्यूटेंट है, लेकिन अगर इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो इसके कई सारे यूजेस भी हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP अंडर सेंट्रल सेक्टर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन स्कीम, लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसके क्या टारगेट्स हैं कि
air pollution problem across the country in a comprehensive manner. Control of air pollution problem across the country in a comprehensive manner.